अरे बेटा क्लास में पहुंचो, क्लास में तो लिखो। बच्चे आ तो गए क्लास में भाई, धीरे धीरे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या कहा है बच्चों? टेक्निकल चीजें होती हैं। चलिए, टेक्निकल चीजें होती हैं। कई बार तो एक टीचर और भी आते हैं, इधर उधर छेड़खानी हो जाती है। तो मैं 15 मिनट से ट्राई कर रहा हूँ। हम लोग को लगा कि क्लास ही नहीं है। आज यदि ऐसा होती तो इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचे कैसे कैसे हो सकता है? आपके सर जूझते हैं कई बार, अब हो जाता है। चलो खैर, टेक्निकल बातें ना, अब ये सब चीजें। एक सर और आते हैं, अब उन्होंने इधर उधर कुछ कर दिया था, फिर सर को फोन किया हूं, सर का फोन नहीं लग रहा था। चलिए, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। मैं कैसे है सर? ठीक है ना? एकदम ठीक हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों ने दिवाली का खूब आनंद लिया होगा, मजे लिए होंगे। जी सर, आपने? हाँ, हमने भी खूब मजे लिए, खूब मिठाई खाई, और मिठाई इतने खा लिए कि पता चला 2 किलो वजन बढ़ गया। सर बताए, हम लोग को भी खिलाए नहीं, सिर्फ अकेले खा लिए। ये लो, अंतर मंत्र छू कलंतर मिठाई पहुंच गई। पहुंची कि नहीं सबको? सबने खा लिया? जी सर, खा लिए। हाँ सर, बहुत मीठा था। यही सर आपने क्या दिया था, सबका मुंह मीठा हो गया। यही ऑनलाइन बहुत दुनिया दिन का। हो गया था देखे हुए आपको। बस वही, हम भी बच्चों को मिस कर रहे थे। कल मेरा कल ही मूड हुआ कि थोड़ी क्लास में लूं, फिर मैं कुछ और काम में थोड़ा सा हो गया था। मैं शाम को सोचा था कि आप 8:30 बजे इंग्लिश मीडियम ख़त्म करने के बाद 10-20 मिनट की क्लास लूँगा। फिर मैंने सोचा चलो यार, थक सा गया था, कुछ बच्चे भी आ गए टेस्ट सीरीज वाले, तो उसमें मैं इन्वॉल्व हो गया था। मैंने कहा अब कल ही फिर आराम से बात होगी। तो टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गए हैं, तब कुछ बात शुरू किया जाए अपने क्लास की। तो जरा बताइए भाई, हम लोग कहाँ कहाँ पढ़ चुके थे, क्या क्या देख चुके थे? बोलिए बोलिए, कौन बताएगा हम लोग कहाँ पहुंच चुके थे? हम लोगों ने, बच्चों थोड़ा सा ध्यान करो, तो प्रायद्वीपी पठार भी पढ़ चुके हैं, तटीय आपके हिमालय क्षेत्र भी पढ़ चुके हैं, गंगा का मैदान भी पढ़ चुके हैं। गंगा का मैदान पढ़ा था कि नहीं? बताओ भाई, गंगा का मैदान पढ़ चुके हैं ना आप लोग? यानी उत्तर का विशाल मैदान। गंगा के मैदान का सेंस मतलब उत्तर का विशाल मैदान। बताइए, पढ़ा जा चुका है ना? आप लोग बोल नहीं रहे हो भाई। यस सर, यस सर। पढ़े हैं। हाँ, तो बोला करो। आप लोग जब नहीं बोलते ना तो डर लगता है कि आवाज जा रही है कि नहीं, ये हवा हवाई में फायर कर रहा हूं। चलिए खैर, तो भारत के बड़े बड़े फिजियोग्राफिक रीजन्स को हमने डिटेल देखा कि इन इंडिया डिफरेंट पार्ट, बहुत बड़े बड़े फिजियोग्राफिक रीजन्स। अब इन्हीं फिजियोग्राफिक रीजन्स में जो रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, मैंने क्वेश्चंस भी दिए थे, कंपैरेटिव स्टडी भी करवाई थी कि भाई कहाँ कहाँ क्या अंतर है,
difference between coastal plain, difference between Peninsula Plateau region and Himalaya, difference between Peninsula Plateau and Gangetic Plain, difference between आपका हिमालयन रीजन एंड ग्रेट प्लेन्स, ये सब डिफरेंट वे में आपने उसको देखा था। ये आप लोग याद रखिएगा। मैं इसका कॉपी देख रहा था, क्या बोलते हैं, यास्मीन की कॉपी में देख रहा था, इसने अंतर भेजा हुआ था एक आध जगह। बेटा थोड़ा सा अंतर को जमा नहीं। जी सर, मुझे लगा क्योंकि है या नहीं? लिख रहे थे तो मुझे लगा। दोबारा से सर, हाँ दोबारा से सर सेंड करती हूँ बनाकर। हाँ, वो थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है? जी सर, मुझे पहले ही डाउट लग रहा था। हाँ, उसमें मतलब मजा नहीं आया, तो थोड़ा सा ना हस्टल बस्टल लग रहा था। जैसे यह भारत का सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश है, चलो ठीक है भाई। यह भारत का उत्तर पर्वतीय प्रदेश है, अर्थात यह क्या मतलब कुछ अंतर बन रहा है? यह सबसे बड़ा है, सर गलती है ना? दोबारा से सर बनाएंगे। हाँ, तो अंतर का मतलब क्या होता है बेटा? यस, दिस, यहाँ पे ये बड़ा है तो ये सब छोटे हैं, अंतर कहाँ होगा? अब आप कहें कि ना भैया ये हैं तो ये हैं, ऐसे थोड़ा ना होता है। आप वहां पर जब कहोगे यह भारत का सबसे बड़ा, यहीं पर थोड़ी सी दूसरी बात को देखो, वाक्य विन्यास, वाक्य बचाने होते हैं शब्दों, तुमने हालांकि लिखा है आगे, परंतु यहाँ पे बचाने की जरूरत होती है कि यह भारत का सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश है। इसी पर लिख दिया भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे प्राचीन, या शब्द बचाते हुए भारत का विशालतम एवं प्राचीनतम भू आकृतिक प्रदेश है। देखो शब्द बच गए, सबसे बड़ा और सबसे पुराना, दो शब्द चल रहे ना, परंतु आपने लिख दिया प्राचीनतम, या दूसरा शब्द लिखा विशालतम। देखो बच गया, सबसे बड़ा की जगह क्या हो गया? विशालतम। और सबसे पुराना का क्या वर्ड हो गया? प्राचीनतम। प्राचीनतम हो गया ना, सुपरलेटिव डिग्री हो गई ना। तो ये सब थोड़ा सा सीखो यूज करना, सभी लोग, मैं सभी लोगों को एड्रेस करते हुए कह रहा हूं। मैं 2 कॉपियां देखा था, मैं कमेंट नहीं कर पाया, बहुत सारे लोगों की कॉपी में देख रहा था, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दो। यह भारत का सबसे बड़ा एवं यह भारत का विशालतम एवं प्राचीनतम भूखंड है। ये तुलनात्मक रूप से न्यू और छोटा भूआकृतिक प्रदेश। हो गई बात। ये भारत का, देखो लिखा ना अगले लाइन, यह भारत का प्राचीनतम भूखंड है क्योंकि यह गोंडवाना लैंड का। अब वहीं पर आगे उसी वाली लाइन में, क्योंकि यह प्राचीन गोंडवाना लैंड से जुड़ा हुआ था। ठीक, या इसी में लिखो तो आगे लिखो, यह एक मिनट बच्चों, हाँ बोलो। हेलो, बोलो। आपके व्हाट्सएप पे वो एक वर्ब का है। मैं भेज दे रहा हूँ, रुको अभी रुको बच्चों, 1 मिनट जरा रुक जाओ। ये रुक जाओ बच्चों थोड़ा सा, 1 मिनट। बच्चे का हमारे वो आया हुआ है व्हाट्सएप पर, कुछ मैडम ने मटेरियल भेजा हुआ है। भेज, उनकी मम्मी पढ़ाने के लिए बैठी हुई हैं। चलिए भाई 1 मिनट, यास्मीन की कॉपी कहाँ गई?
सर आज मेरा क्लास लेंगे। हाँ, आज यास्मीन की क्लास ली जाएगी। चलिए, तो आप लिख सकते हैं प्राचीन गोंडवाना लैंड से जुड़ा हुआ था। यह तैथिस सागर से बना है। अब देखो उत्पत्ति के हिसाब से तुरंत बात हो गई। तैथिस सागर में प्लेटों के दबाव की वजह से उत्थान के परिणाम स्वरूप बना है। फिर भारत का आकार, इसका त्रिभुजाकार बिल्कुल सही, इसका आकार अर्धचंद्राकार, वेरी नाइस। इसमें पाए जाने वाले पर्वत की ढाल अत्यंत मंद है। प्रायद्वीपीय भाग में कौन से पर्वत मिलते हैं बताइए? सर पहाड़ी। पहाड़ी, यस, ठीक है। यहां पर पाई जाने वाली पहाड़ियां अत्यंत प्राचीन एवं अपर्दनकारी शक्तियों से प्रभावित है। तो यहां पर क्या लिख दो? यहां पर लंबी लंबी नवीन पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं और उनमें फिर गहरी गहरी घाटियां मिलती, गहरी एवं चौड़ी घाटियां मिलती। समझ में आई कि नहीं बात, है ना? तो इस तरह से चीजें बेटा सब आप लोग जानते हैं, वही बस सुव्यवस्थित करना सीखो। इसमें पाए जाने वाले पर्वतों का ढाल अत्यंत मंद है, तो ये पर्वत हो गया। यहाँ पे इस क्षेत्र में जो मिट्टी होती अत्यंत कठोर होती, इसके लिए 500 रुपए का जुर्माना भाई। यास्मीन पर सभी लोगों के समक्ष 500 रुपए का जुर्माना इम्पोज किया जाता है। सर किस लिए? हाँ, ये बात सही है। 500 रुपए का जुर्माना इम्पोज किया जा रहा है। क्यों सर किस लिए? मैं तो पूछ रही हूँ। मिट्टी कभी कठोर होती है? सर गलती से, इसलिए तो नीचे हम फिर से दोबारा लिखने दिए चट्टान। नहीं तो इसकी सजा तो मिलनी चाहिए, बरोबर सर सजा। हम चट्टान, सर हम चट्टान लिखे हैं, देखिए ना नीचे। नहीं बेटा, यही तो गलत है ना। आप लिखो इस क्षेत्र की जो मिट्टी होती है अत्यंत कठोर होती है। मिट्टी कभी कठोर होती है? मिट्टी क्या है बेटा? सर गलती। चुप रहो, एक्सक्लूजन नहीं चलते, एक्सेप्ट करो। यस, मिस्टेक इज देयर, खत्म बात। जी सर गलती लिखी है, फिर दोबारा ऊपर मतलब लिखे चट्टान जो होती है। फिर लिख रही है वो इस क्षेत्र हिमालय में क्या लिख रही है? इस क्षेत्र की अधिकतर मिट्टी पतली एवं भुरभुरी होती है। हाँ, ऐसे लिखा जाता है। मिट्टी का मतलब बेटा मुलायम। मिट्टी का मतलब क्या है? मुलायम। जब पढ़ोगे आगे, कभी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, आगे इसी में आएगा भी। मिट्टी की तुलना किससे की जाती है? मदर से की जाती। पता आप लोगों को? मिट्टी की तुलना मदर से की जाती है। क्या बोला जाता है? धरती माँ। इंडियन सोसाइटी में देखो क्या बोलते हो, सुना ना शब्द? धरती माँ, मदरलैंड। मदरलैंड बोला जाता है। फादरलैंड का भी सुना है? बोलो भाई। फादर कठोर होते हैं बेटा, मदर कठोर नहीं होती। मदर ऑलवेज सॉफ्ट। हाँ, कभी तुम बहुत परेशान करोगी तो यास्मीन पता चला मम्मी नहीं मैं ये खाऊंगी, ये खाऊंगी, ये खाऊंगी, नहीं माना, मना करते करते ना बेटा मान जा, तब हो सकता माता जी कठोर हुई और यास्मीन के दिन धुनाई उनाई हो गई। परंतु उसके बाद माता जाएंगी, चल मान जा, चल खाना खा ले, अच्छा तेले में ये बनाई हूं, चल खा ले। बताए कि नहीं? हाँ, तो बेटा मदर को ऐसे नहीं वर्ड यूज करते हैं, उस शब्द मीन करते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक करैक्टर होता है। जब मिट्टी की परिभाषा पढ़ोगी तो क्या है? पृथ्वी के क्रस्ट का ऊपरी भाग जो अत्यंत मुलायम चट्टानों का बना होता है या क्रस्ट के अपक्षय एवं अपर्दन से बना होता है, जिसमें जीवांश पाए जाते हैं, वो मिट्टी कहलाती है। अपक्षय अपर्दन का मतलब क्या हुआ? मुलायम हो गई ना, टूट फूट हो गई, है या नहीं? तो ऐसी गलती दोबारा मत करना। चलो बाकी तो इंडिया के मैप की प्रैक्टिस करो, ठीक है? हाँ, फिर इसमें लिखती है यहां पाई जाने वाली चट्टानें कठोर होती हैं। ये तो दूसरा पॉइंट लिखा ना, यहां पाई जाने वाली चट्टानें मुलायम एवं बारीक होती हैं। अच्छा, इतनी मुलायम होती हैं तुलनात्मक रूप से, वर्ड पे ध्यान दो।
चलो, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां प्रायः मौसमी होती हैं। ऐसे लिखा जाता है कि इस क्षेत्र में पाई जाने वाली रिलेशन अभी अजीब सा लग रहा है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां या प्रायद्वीपीय भारत में अनेक जो नदियां पाई जाती हैं वे मौसमी होती हैं, जबकि यहाँ पर सदा नीरा होती है। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा ये रेलिवेंसी नहीं देखी जाती। अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट होता है कि दोनों प्रदेशों में अधिक अंतर है, अर्थात दोनों का महत्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। चलो इसको और संक्षिप्त करो। तो हमारी बहुत सारी चर्चाएं हुई और इन चर्चा के बाद सभी लोग थोड़ा सा भाई ये तुलनात्मक रूप वाले पर जरूर काम करें। और पुष्पमाला तुम बीपीएससी में भी कभी बैठोगी ना, जो बच्चे बीपीएससी में बैठना चाहते हैं वे जरूर भाई इसको जी लिखें। सर, हम हाँ वाले बीपीएससी का ही देंगे। हाँ, तो बीपीएससी में एक क्वेश्चन जरूर आता है। और यूपीएससी में आजकल ना ये क्वेश्चन कंपैरेटिव स्टडी वाले बहुत आ रहे हैं, जीएस में भी, ऑप्शनल में भी, तो आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दो। चलिए, अब कौन सा बचा क्वेश्चन भाई, कौन सा टॉपिक बचा? बोल दो भाई, नहीं तो डंडा लेके मैं आऊंगा, धुनाई करूंगा। बोलो सर। अभी तक गंगा के मैदान में पाई जाने वाले जो मिट्टी और मतलब खादर बांगर इन सब के बारे में देखा गया है और गंगा के मैदान के महत्व देखे गए। अब उसके आगे की बात है। मतलब कुल सर ये टॉपिक तो क्लियर हो गया। अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो। यस, कंप्लीट हो गया। तो भारत के 4 मैंने फिजियोग्राफिक रीजन बताए थे, 4 या 5, कुछ 4 मानते कुछ 5 मानते। तो जरा सोचो अगला कौन हो सकता? बोलो भाई। तटीय मैदान, ठीक है। अगला क्या है? तटीय मैदान मीन्स कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन। तो ये जो रीजन है बच्चों, विस्तार के आधार पर इस रीजन का कोई खास विस्तार नहीं पाया जाता। वेरी फ्रैंक, जितने बड़े कर रही हूँ। क्या बेटा? मैं क्लास लीव कर रही हूँ। क्यों, ऐसा क्या हुआ? सर, छठ पूजा की तैयारी में इतने ज्यादा भाला हो रहा है कि सुनाई नहीं दे रहा है। चलो, बहुत लोग आए हुए हैं ना, तो थोड़ा छठ पूजा कर लो और छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। और ऐप पे देख लेना, ठीक है? जी सर। तो चलो खैर, एक मिनट। अब तो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका तटीय मैदान। आपने बड़े बड़े क्षेत्र देखे, जैसे प्रायद्वीपीय पठार मोर देन 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर, फिर मोर देन 5.5 लाख आपका हिमालय रीजन, मोर देन 6.55 लाख स्क्वायर किलोमीटर में आपने देखा कौन सा रीजन आपका ये गंगा का मैदानी भाग या उत्तर का विशाल मैदान। उनकी तुलना में नो डाउट यह तटीय मैदान बहुत छोटा है, बहुत छोटा, इसमें कहीं कोई शक नहीं। बट बच्चों ध्यान रखना, कई बार किसी का वैल्यूएशन विस्तार के आधार पर नहीं, उसके महत्व के आधार पर किया जाता है ना? देखते हो कि जीवन में ये सिंपल नियम होता है कि खेत, मान लो कोई ऐसा आपका खेत है जो छोटा है परंतु बहुत फर्टाइल है, कुछ खास तरह की फसल उसमें होती है ना। जैसे एग्रीकल्चर में पढ़ोगे कि भारत में देखा जाए तो जो सैफरॉन की खेती होती है, सैफरॉन यानी कि क्या बोलते हैं हिंदी में? सैफरॉन की खेती क्या होती है? सैफरॉन, अरे भाई क्या बोलते हैं? सैफरॉन की हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? केसर। केसर,
केसर की यदि खेती देखा जाए तो क्षेत्रफल के आधार पर बहुत छोटे से एरिया में होती है इंडिया के, केवल और केवल जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में भी केवल कश्मीर घाटी में, और कश्मीर घाटी में भी केवल 3-4 डिस्ट्रिक्ट में। आई नो दिस पॉइंट, ओनली 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर वैली, बट फ्रॉम द कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू, आप देखोगे यह काफी महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है, जो बहुत महंगी बिकती है, बहुत महंगी, 2.5-3 लाख रुपए किलो के हिसाब से बिकती है। पता आप लोगों को, 2.5 से 3 लाख रुपए किलो। चलिए खैर, तो यहां पर सिंपल वे में आप लोग ये सोचो कि यह जो क्षेत्र है विस्तार की दृष्टि से छोटा है, परंतु इसका अपना आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामरिक विभिन्न अर्थों में इसका महत्व है। इसीलिए इस भूआकृतिक प्रदेश को भी हमें ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, और इससे संबंधित छोटे प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं। तुलना कराई गई है कि पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो आइए भाई, जब हम तटीय मैदान के बारे में पढ़ते हैं तो देखोगे भारत के प्रायद्वीपीय पठार के दोनों ओर इन मैदानों की उपस्थिति पाई जाती है। ये हमारा प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, और इस प्रायद्वीपीय पठार के दोनों ओर देखोगे ये देखो, यहां पर ये तटीय मैदानों की उपस्थिति पाई जाती है। आप लोग अपना एटलस उठाओ, पेज नंबर 10 पे जाओ, और पेज नंबर 10 पे जाके तुम लोग अपने मैप में देखोगे तो ये पतला नैरो सा स्ट्रेच दिखाई देगा जो ग्रीन ग्रीन सा होगा। यही जो क्षेत्र है क्या है? तटीय मैदान, यानी कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार के दोनों ओर इसकी उपस्थिति पाई जाती है। अरब सागर, और ये हो गई बंगाल की खाड़ी। क्लियर? ये उपस्थिति पाई जाती है, यानी कि आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार के दोनों ओर संकरी पट्टी में तटीय मैदानों की उपस्थिति पाई। क्या लिखे दोनों ओर संकरी पट्टी में
संकरी पट्टी में तटीय मैदानों की उपस्थिति पाई जाती है। ठीक है, तटीय मैदानों की उपस्थिति पाई जाती है। उपस्थिति पाई जाती। क्लियर? देख रहे हो, अब तक आपने जो भी क्षेत्र पढ़े वे कैसे हैं? बड़े बड़े हैं, फैले हुए हैं, त्रिभुजाकार हैं, तो कोई अर्धचंद्राकार है, अलग अलग तरह के। बट यहां पर नैरो स्ट्रेच मिल रहा। और फिर एक खास बात भाई, उपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति एवं विस्तार के आधार पर सर उपस्थिति के ऊपर में क्या लिखे हैं बगल में? पाई जाती है। उपस्थिति एवं विस्तार के आधार पर पुनः इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। समझ रहे आप लोग? दो भागों में बांटा जाता है, ये बड़ी खास बात है। दो भागों में इजीली बांट सकते हो। कैसे भाई? तो एक साहब हो गए पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, और दूसरे साहब क्या हो गए? पश्चिमी तटीय मैदान। बोलिए, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई? आप लोग देख ही रहे हो, एक साहब पश्चिम में है, एक पूरब में। ये डायग्राम आप हमेशा ध्यान रखो, मैंने पहले भी कहा है कि आप रीजन वाइज डायग्राम बनाने का अब प्रयास करो धीरे धीरे। यानी कि कोई पर्टिकुलर एरिया, नॉर्थ साइड का एरिया, साउथ साइड का एरिया, ईस्ट साइड का एरिया, वेस्ट साइड का एरिया, उतना ही मैप बनाओ। अदरवाइज क्या होता, आप पूरा मैप बनाओगे, दिखाओगे इतना सा, वेस्टर्न साइड में थोड़ा सा भाग, तो टाइम ज्यादा लगता है, इरेलीवेंट सा दिखता है। परंतु उतना ही जितना दिखाना चाहते हो उतना ही मैप बनाओ, इससे टाइम बचता है और रेलिवेंट दिखता है। चलो खैर, तो आ गए हम लोग पश्चिमी तटीय मैदान में। अब जब पश्चिमी तटीय मैदान में और पूर्वी तटीय मैदान के रूप में यहाँ पर दो मैदानी भाग दिखाई देते हैं, तो जरा अब इंडिविजुअल देख लेते हैं भाई। यानी कि आपने दो भागों में बांट दिया, दो भागों में बांटा, तो जरा सोचो कौन कौन से हो सकते हैं। पहले हम लोग पूर्वी तटीय मैदान को ही लेके चलते हैं भाई। पूर्वी तटीय मैदान क्या क्या दिखाई दे रहा भाई? प्रियंका, क्या दिखाई दे रहा है ये? प्रियंका, यास्मीन, क्या दिखाई दे रहा है ये? आप कह सकते हो यह मैदान बंगाल की खाड़ी, और ये कौन सा क्षेत्र है? जरा सोचो कौन सा हो सकता है? पढ़ा आप लोगों ने? यही तो बच्चों पूर्वी घाट था। जी सर। हाँ, और ये क्या था? पश्चिमी घाट। तो विस्तार में मैं कहूं तो क्या कहोगे? यह मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी में एक संकरी पट्टी के रूप में हुगली नदी से लेकर, यहां देखो हुगली नदी आती है वेस्ट बंगाल में, हुगली नदी से लेकर सुदूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। बोलो, एक लाइन लिख सकते हैं कि नहीं?
बढ़िया सी लाइन, अफेक्टिव लाइन। डायग्राम याद रहेगा बच्चों तो कुछ भी लिख सकते। अब देखो इसी डायग्राम से सेंटेंस अपने आप क्रिएट होते जाएंगे, अपने आप सेंटेंस क्रिएट होंगे। तो पहली लाइन क्या होगी? यह पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य एक संकरी पट्टी के रूप में हुगली नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इट एक्सटेंडेड बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल फ्रॉम हुगली रिवर टू कन्याकुमारी इन ए नैरो स्ट्रेच। एक पतली रेखा में फैला हुआ। बोलिए पहली लाइन। अब जरा देखो दूसरी बात, आप ये कह सकते हैं बना कैसे है भाई? तो एक बात तो आप लोग जानते ही हैं कि इस क्षेत्र में बहुत सारी नदियां गिरती हैं। आंतरिक भागों से निकलने वाली बहुत सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बोलिए पेज नंबर 10 पे आप लोग जाओ तो देखोगे यहीं पर सुवर्ण रेखा रिवर होगी, देखो यहाँ पर, यहीं महानदी होगी, ब्राह्मणी होगी, यहीं पाओगे कृष्णा गोदावरी होगी, यहीं कावेरी होगी, यहाँ पुन्नूरू पुल्लार होगी, यहीं पर वैगई होगी। बोलिए रिवर्स है या नहीं? जी सर, सभी रिवर्स है। हाँ, तो रिवर क्या करती हैं भाई? रिवर काट छांट करती हैं, इरोजन करती हैं, और इरोजन करके अपने साथ बहाते हुए मटेरियल को ले जाकर कहां छोड़ती हैं? तटीय भागों में। तटीय भागों में छोड़ती हैं। तो जरा देखो अपने मैप में कई सारे डेल्टा दिखाई दे रहे होंगे। डेल्टा ऑफ महानदी, डेल्टा ऑफ कृष्णा गोदावरी, डेल्टा ऑफ कावेरी, दिखाई दे रहा कि नहीं? और डेल्टा बनता कब है भाई? सिंपल सी बात है, डेल्टा हमेशा नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण की क्रिया से बनता है। बोलिए ऐसा है कि नहीं? नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनता है। क्या यही कुछ नदियां? नहीं बच्चों, हंड्रेड्स ऑफ रिवर, छोटी छोटी और बहुत सारी नदियां हैं जो आपके मैप पे दिखाई नहीं दे रही होंगी। यदि देखना चाहते हो तो पेज नंबर 24, 22 पे जाओ तो देखोगे यहाँ पर छोटी छोटी नदियों की लाइन सी लगी होगी। देखो यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी नदियां लाइन से खींची होगी। देखो अपने मैप में दिखाई दे रही यहाँ पे इनॉर्मस रिवर्स आते हैं। इसका मतलब ये कह सकते हो कि इस मैदान की उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भाग के आंतरिक भागों से निकलने वाली नदियों एवं पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप हुआ है। लिख सकते हैं? ये लाइन लिख ली? इस मैदान की उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भागों से निकलने वाली नदियों के
अवसादों के निक्षेपण से हुई। समझ रहे आप लोग? के निक्षेपण से हुई। ठीक है, ये बड़ी खास बात है। यानी कि यह बारीक अवसादों से बना हुआ एक महत्वपूर्ण मैदान। यह अत्यंत बारीक अवसादों से बना हुआ मैदान है। समझ गए आप लोग? ये कुछ करैक्टर यहीं पे आप लोग आसानी से देख सकते। यह तुलनात्मक रूप से, यह यूं लिख रहे हो, तुलनात्मक रूप से मतलब पश्चिमी, यह पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में, बताइए भाई, तुलना में चौड़ा है पतला है? बोलो बच्चों। चौड़ा। पक्का? यस सर। गुड, चौड़ा है, चौड़ा है। और यह है उत्तर से दक्षिण विस्तार के क्रम में चौड़ा होता जाता है। बोलिए हाँ या ना, देखो डायग्राम में भाई, बोलो। देखो यहां पर Yes, sir, yes. तुलनात्मक रूप से देखो, संकरा है, जैसे आर्य दक्षिण में देखो चौड़ा होता जा रहा है। तो देखो कितनी सारी लाइन एक डायग्राम से आपने क्रिएट कर दी, लिख दी। इसीलिए बच्चों हमेशा ध्यान रखना, ज्योग्राफी में जितना नीट एंड क्लीन डायग्राम होता है, एग्जामिनर 1 सेकंड में देख के समझ जाता है कि इस लड़के ने यही लिखा होगा, क्योंकि नीट एंड क्लीन डायग्राम रिफ्लेक्ट ऑलवेज क्लैरिटी ऑफ थॉट। ये ध्यान रखना, जितना नीट एंड क्लीन डायग्राम होगा वह बता देगा अपने आप में कि यह बंदा थॉट में बहुत ही क्लियर है। क्योंकि डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन कोई भी व्यक्ति तभी कर सकता है जिसकी थॉट एंड थिंकिंग बड़ी क्लियर होती हो। समझे? तुम लोग क्या करते हो, डायग्राम पुअर बनाते हो, फटाफट खींच दिया, चलो भाई सर ने ऐसी खींचा, चलो। अरे जा देखो सर ने कुछ बात है, मैं भी खींच देता ऐसी, पर नहीं। जब नीट एंड क्लीन यानी कि जब किताब पढ़ा करो तो डायग्राम की बनावट पर ध्यान दो, कहाँ चौड़ा है, कहाँ पतला है, कहाँ पे क्या है, क्योंकि राइटर बकायदा उन सभी बातों को ध्यान देता है। बोलिए हाँ या ना? हाँ। तो इस तरह से आपके लिए बहुत जरूरी है नीट एंड क्लीन डायग्राम। ठीक, चलिए अब यहां पे हो गया ये। अब जरा सोचो, इस मैदान की सब विशेषता हो गई, इसी को फिर और भी आगे बढ़ा सकते हो। अपने पेज नंबर 10 के मैप में देखो, तो जब क्षेत्रीय आधार पर देखते हो तो इसको 2 भागों में बांट सकते हो। क्षेत्रीय आधार पर इसे
दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भागों में बांटा जा सकता है। देखो कुछ दिखाई दे रहा है क्या ऐसा? ध्यान से देखो आप लोग। उत्तरी सरकार और दूसरा कोरोमंडल मैदान। बोलिए, दिखाई दे रहा है कि नहीं? लिखा होगा आप में कोरोमंडल कोस्ट और नदन सरकार। बोलो भाई। जी सर, लिखा हुआ है। हाँ, तो इसके दो भाग हो गए, बांटा जा सकता है। उत्तरी सरकार एवं कोरोमंडल समझ गए? इस तरह से ये इसकी कुछ विशेषताएं हो गई और सारी। अब जरा महत्व बता दो क्या हो जाए, हो सकता है। ये जरा सोचो, जलवायु वगैरह क्या है? भारत का विस्तार कहां से है बच्चों? कहां से कहां तक है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। और ये देखो यहीं से कैंसर लाइन जा रही है, यानी कि ये पूरा भाग किस एरिया में है? ट्रॉपिकल रीजन में है कि नहीं? क्लाइमेट पढ़ चुके हो आप लोग? याद करो जरा, क्या मतलब हुआ? अब इसका निकलेगा क्या मतलब निकलेगा? यानी कि 0 से लेके 23.5 डिग्री का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जहां साल के सभी दिनों में गर्मी पाई जाती है। अब गर्मी पड़ेगी यानी कि टेम्परेचर ज्यादा होगा। और बच्चों यहां पर दो प्रकार की पौने चलती हैं, मॉनसूनी पौने। गर्मियों के दिनों में कौन सी चलती है? दक्षिण पश्चिमी मॉनसून, और सर्दियों दिनों में उत्तर पूर्वी मॉनसून। पढ़ा था ना आप लोगों ने मॉनसून? तो मैंने मॉनसून का कुछ बेसिक पार्ट मैंने वहां पढ़ा दिया था। हाँ, इसलिए मैं वहां पढ़ा दिया था कि यहाँ पे आप जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे या कोई भी पार्ट तो आसानी होगी। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, जिस क्षेत्र की जैसी जलवायु होती वैसी वहां वनस्पति होती। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, अधिक वर्षा है, तापमान भी अधिक है, बारिश भी खूब होती है। लगभग साल के अधिकांश समय में बारिश होगी यहाँ पर। अभी बारिश यहाँ पर शुरू होने वाली होगी बच्चों। क्यों? रिटर्निंग मॉनसून आ रहा है ना ऐसे। खासकर इस कोरोमंडल कोस्ट पर अक्सर बारिश होती है। तो बताइए कौन कौन सी फसल होगी? बोलो भाई। चावल पैदा होगा यहाँ। चावल होगा सर। हाँ, चावल की खेती खूब होगी यहाँ पर। तो विशेष रूप से चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और उसमें भी कोरोमंडल मैदान, इतना अधिक चावल पैदा। यहाँ पे चावल की 3 फसल होती है। इस समय तो चावल लगा ही होगा, कट गया होगा, अभी फिर चावल लग जाएगा। यानी कि पूरी सर्दी भर चावल। तुम्हारे यहाँ गेहूं होगा तो यहाँ पर फिर चावल, फिर गर्मियों में चावल, चावल चावल, पूरी साल चावल। इसीलिए दक्षिण भारत के लोग क्या खाते हैं बच्चों? मछली चावल। मछली चावल। मछली चावल। तमिलनाडु में जाओगे तो बस चावल ही चलेगा, चावल चावल चावल। वहां रोटी मांगोगे किसी होटल में तो बड़े अजीब नजरों से देखेगा, कहां से आ गया भाई ये प्राणी, लगता है इस एरिया का प्राणी नहीं है। समझे? वो भी बना दिया तो बना दिया तुम्हारे लिए, नहीं तो कह रहे साहब नो रोटी, नो रोटी, ओनली चावल। तो भाई जो होगा वही लोग खाएंगे, उसमें कौन सी बात है? गलत बोल रोटी नहीं खाया जाता क्या? अब तुम ही बताओ कैसे रोटी खाओगे? सर माशुवात खाया जाता होगा। माशुवात।
पहले नहीं, इसका क्वेश्चन का जवाब